साथियों नमस्कार। हम लोग आज देखने वाले हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, और ये सामान्य ज्ञान के लिए भी जरूरी है जो हम लोगों को यूजीसी नेट या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। उसमें है भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था हम लोग जो देख रहे हैं इसको हम लोग 3 फेजेज में देखेंगे। एक जो 1773 से 1853 तक का देखेंगे, दूसरा 1858 से लेकर के 1947 तक का देखेंगे। इसी के बीच में है कि साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को हम लोग अलग से देखेंगे क्योंकि वो अपने आप में कभी बृहद और बहुत ही शानदार चैप्टर है, तो मुझे लगा कि साइमन कमीशन को हमें अलग से आप लोगों को बताना चाहिए। तो चलिए हम लोग इस श्रृंखला में सबसे पहले देखते हैं भारत की राज्य व्यवस्था 1773 से 1853। जब वो भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं, समझते हैं, तो उसमें सबसे पहले जरूरी होता है इसके इतिहास के बारे में जानना। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 1600 ईस्वी के आसपास आती है। व्यवसाय के लिए परमिशन मांगती है यहाँ के राजाओं से। यहाँ के राजा परमिशन दे देते हैं। हाँ, इससे पहले कि हमारे यहाँ परमिशन लेते हैं, ये ब्रिटेन से होते हैं और महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है वो वहां से उन्हें आदेश देती है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं अन्य देशों में जा करके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत को चुना, ये 1600 ईस्वी में भारत आते हैं और यहाँ वो व्यापार करने की दृष्टिकोण से प्रवेश करते हैं। बाकी बहुत सारी चीजों का आपने स्टडी किया है कि क्या होता है, कैसे देश गुलाम होता है, कैसे उनकी शासन व्यवस्था चलती है, कैसे फिर ब्रिटिश रूल चलते हैं, इसके बाद कैसे देश आजाद होता है। हम लोग इसी सफर को देखने वाले हैं। ये सफर हम लोग लगभग 3 क्लासेस में खत्म कर देंगे। काफी संक्षेप में होगा, लेकिन फिर भी जो विषय बिंदु लगेंगे कि इसे हम लोग को बृहद जानने की जरूरत है, वो लोग बृहद तरीके से उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के इतिहास को देखते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ, याद रखेंगे, ब्रिटिश कब आए थे? 1600 ईस्वी में व्यापार करने आए हमारे यहां। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। वहां से आदेश मिला था, तब ये भारत आए थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मतलब राजस्व और न्याय संबंधी अधिकार को अपने अंडर में कर लेते हैं। वो अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। वो तो कलेक्शन भी कर सकते हैं राजस्व का और न्याय में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, यानी कि वो न्याय भी करेंगे। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1858 में आपको याद है कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो उसके बाद 1858 में, यानी कि सिपाही विद्रोह हमारा जो हुआ था भारत में, उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज्य, यानी कि वहां की जो राज्य व्यवस्था थी, जिसको हम लोग क्राउन बोलते हैं, ताज बोलते हैं, भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यह सन 15 अगस्त 1947 तक 14 अगस्त 1947 तक रहा। 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए थे। तो इसी के हम लोग विस्तृत में अधिनियम को अध्ययन करेंगे और अलग अलग अधिनियमों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस होती है। 1934 में एम.एन. राय, जो भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं, और उनको हम लोग मानवतावाद के जनक भी मानते हैं, इनके दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आ गया था, यानी कि लागू हो गया था। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी
जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरावार यानी कि अधिनियम के अनुसार हम लोग अध्ययन आगे करने जा रहे हैं। तो ये हमारा था संक्षेप में। अब हम लोग आगे देखते हैं एक एक अधिनियम को। हम जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर भारत के राज्य व्यवस्था की हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर क्रमवार देखें तो हम लोग इसको मूलतः दो भाग में देखते हैं। एक, कंपनी का शासन कब से शुरू हुआ और कब तक चला, यानी कि 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी का शासन चला। और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजतंत्र, ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से लेकर के 1947 यानी कि भारत की आजादी तक हम लोग देखते हैं। इसको जब दो भागों में हम लोग देखे हैं तो एक है कंपनी का जो शासन के संदर्भ में जब देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर हम लोग देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम, फिर देखेंगे हम लोग 1853 का चार्टर अधिनियम। जैसे ही हम लोग इसको स्टडी खत्म करेंगे तब हमारा दूसरा फेज आ जाएगा, और दूसरा फेज जो आएगा ताज का शासन यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन। और उसको हम लोग देखेंगे जो कि मैंने कहा था 1858 से 1947 तक हम इसको देखते हैं। तो उसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे जो ब्रिटिश क्राउन ने कैसे शासन प्रारंभ किया। इसके बाद 1861, 1892 और 1809 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद भारत का शासन अधिनियम 1919 देखेंगे। इसके बाद हम लोग भारत का शासन अधिनियम 1935 देखेंगे। इसके बाद हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखेंगे। तो हम लोग इसको अब क्रमवार देखेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये ईस्वी सन आपको याद रहेंगे या नहीं, कौन कब था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861, 1892 और 1819 के भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपको याद करने में ज्यादा अच्छा रहेगा कि ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। 1784 इसको हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट कहते जाने। तो हम लोग क्या करने हैं, दो को एक्ट के रूप में याद रखने हैं जैसे उन्होंने कहा है, और इसके बाद दो को चार्टर अधिनियम के रूप में याद रखने हैं। चार्टर अधिनियम के तो क्या करना है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, कंप्लीट। 1773 और 84 लगभग 11 साल का अंतर। इसके बाद 1833 चार्टर अधिनियम, दूसरा चार्टर अधिनियम 1835। तो ये याद रखने हैं। तो ये आपकी कंपनी के बारे में अधिनियम एक्ट खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ताज का आता है। ताज के बारे में भी याद करना बिल्कुल आसान है। इसको आप याद कर सकते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये सारे शासन अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद 1861, 1892, 1909 के भारत परिषद अधिनियम या शासन अधिनियम। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 और 1947। स्वतंत्रता अधिनियम यहां पे आ जाता है 1947। ये दो आ जाएंगे। शासन अधिनियम, ये भी शासन अधिनियम। और ये आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्योंकि भारत जब आजाद हो रहा था तो उसके लिए कुछ अधिनियम एक्ट बनाए गए और उस पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसको लेकर के संविधान की भी बात आती है। संविधान पे भी चर्चा था, संविधान निर्माण की भी बात उसी में आती है। तो हम लोग जब इसको अध्ययन कर रहे हैं तो विधिवत अध्ययन करेंगे, ढंग से करेंगे। मुझे लगता है कि आपको समझने में, सीखने में काफी आसान आपको होगा। पहला देखते हैं। पहला क्या है, कंपनी का शासन। कंपनी के शासन में क्या देखते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या देखते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला रेगुलेटिंग एक्ट ही है। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, इसीलिए हम लोग
जब संविधान को पढ़ते हैं, संविधान के बारे में जानना चाहते हैं, उससे पहले इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इसको ठीक से नहीं जान पाएंगे तो हम लोग संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे और संविधान में कौन तत्व क्यों शामिल है इसको नहीं समझ पाएंगे। इसके बारे में हम लोग बात करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार करने के लिए और यहाँ पे धीरे धीरे वो नियमित हो गई, रेगुलरिटी हो गई उसमें और नियंत्रित करने लगे यहाँ पे राजस्व पे, अब यहाँ के न्यायपालिका पे। इसी को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था कि आप जाइए वहां पे शासन कीजिए। 1730 आप यहाँ पे व्यवसाय कर रहे थे 1600 से, यानी कि हम लोग 173 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 173 ईयर्स। इतने तक व्यवसाय कर चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद जब इसे काम ठीक ठाक चलने लगे, ठीक रहने लगे, तो वहां के क्राउन ने ये देखा, वहां के ताज ने, वहां की शासन व्यवस्था ने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे अपना जो है वो नियमित और नियंत्रित हो सकती है, इसीलिए ये भारत में शासन करने के संदर्भ में अपने कदम बढ़ाए। ऐसा परमिशन वहां से मिल चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दूसरा क्या हुआ, इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक यानी कि कंपनी प्रशासन में और राजनीति में हस्तक्षेप कर सकती है, यानी कि ये कार्यों को अब अपने तरीके से वहां पे प्रशासन भी संभाल सकती है, राजनीति में भी अपनी भूमिका दर्शा सकती है। तीसरा है इसके द्वारा यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। भारत में केंद्रीय शासन की नींव 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखी गई थी। इसको समझना जरूरी है। तो तीन चीजें क्या क्या, कंपनी 173 वर्ष पुरानी हो चुकी थी व्यापार करते करते, तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश ताज ने परमिशन दिया, पहला काम है। दूसरा यह हुआ कि इन्हें प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली, और तीसरा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव 1773 एक्ट के तहत इसकी नींव रख दी गई। यहीं से शासन हम पे शुरू हो जाता है 1773 से। अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा, इस ये जो अधिनियम है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट को ही हम लोग हिंदी में अधिनियम बोलते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब समय गवर्नर क्या होता है, एक स्टेट की देखरेख और शासन प्रशासन को देखने के लिए उस समय एक गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, और जितने स्टेट उतने गवर्नर, जिसको हम लोग आज उसी के संदर्भ में हमारे संविधान में गवर्नर को राज्यपाल के नाम से जाना गया है, राज्यपाल के नाम से जानते हैं। स्टेट वाइज होते हैं राज्यपाल, कहीं उपराज्यपाल भी है लेकिन है। तो पहला क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल जब बना दिया गया, गवर्नर जनरल, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब जितने भी कंपनी जितने राज्यों में शासन कर रही है उन सब पे एक गवर्नर जनरल का नियंत्रण होगा, और वे गवर्नर जनरल जो होंगे वो नियंत्रण उस पर करेंगे। इसके अलावा उनको सहायता के लिए 4 सदस्यीय, कितने सदस्य, 4 सदस्यीय परिषद यानी कि काउंसिल की गठन की गई। 4 सदस्यीय एक काउंसिल बनाई गई जो गवर्नर जनरल को हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, इनकी सहायता करेंगे। ऐसा वर्णन मिलता है कि ऐसे पहले
गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसके द्वारा यानी कि 77 अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, क्योंकि अलग अलग मैंने बताया था कि जितने स्टेट इनके थे, जितने इनके कब्जे थे, जितने पे कार्य कर रहे थे, उसमें मद्रास था, अब बंबई भी था और बंगाल भी था। अब क्या हो गया, इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। एक मिनट, फिर आगे देखते हैं। तो दो चीजें हुई। तीसरी, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, क्योंकि ये क्या की गई, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे उसमें और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि 4 लोगों की समिति थी। थोड़ा सा एक अर्जेंट फोन है, मैं चाहूं कि इसे पिक कर लूं और फिर हम लोग क्लास को आगे लेकर के चलेंगे। इसके अलावा इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। एक्चुअली जब यहां से कंपनी के व्यापारी या उनके एम्प्लॉय जब यहां से जाने लगे अपने यहां वापस, और ये राज्य लगभग 173 वर्ष कंपनी यहां काम कर चुकी थी, तो जब क्राउन और वहां के लोगों को लगा कि ये कंपनी के लोग वहां से कितने पैसे कमा कर आ रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि भारत एक गरीब देश है, लेकिन वहां से व्यवसाय हो रहा है और कंपनी को फायदे हो रहे हैं, उसके अलावा उसके जो कर्मचारी हैं, तो उन्हें लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है उपहार में सामान दिए जा रहे हैं, वहां के लोग उपहार में देते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज को करप्शन मानती थी, भ्रष्टाचार मानती थी, तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को निजी व्यापार नहीं करने हैं, यानी कि जो कर्मचारी हैं कंपनी के, वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, वो सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय रहेंगे और भारतीय लोगों से कोई भी उपहार नहीं लिया जाएगा। उपहार लिया जा रहा है मतलब आप वहां पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज भी के संदर्भ में, आज भी इस संदर्भ में देखा जाता है कि किसी को कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट कर देता है, किसी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी नेता को, और कह देते हैं कि उपहार में मिला है। तो ये पहले भी थी, जिसको जो है ब्रिटिश क्राउन ने इस पे रोक लगाने का प्रयास किया। इसके अलावा इस अधिनियम यानी कि 1773 अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यहां से बहुत सारी शिकायतें जाती थी कि जो कंपनी है, इसके लोग जो हैं, यहाँ की पुलिसिंग जो है वो शोषण कर रही है लोगों का। जब ये बातें ब्रिटेन तक पहुंची, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंची, तो कह दिया गया कि कंपनी पर जो है नियंत्रण सशक्त कर दिया जाए। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को अवश्य रूप से देना है। ये रेगुलेटिंग एक्ट में इन चीजों को लागू शामिल किया गया।
इसके बाद हम लोग देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कुछ खामियां थी, इसको दूर करने के लिए ब्रिटिश शासन ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, याद रखेंगे, उसे कहा गया है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 1781 में पारित हुआ, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। 1781 में क्या पारित किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसी के मार्फत आया। अब ये क्यों आया था पिट्स इंडिया एक्ट? क्योंकि 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उसमें कुछ डिफिशिएंसी रह गई थी। उसके 11 साल बाद उसमें सुधार के लिए एक नए एक्ट आए और इसका नाम बना पिट्स इंडिया एक्ट। अगर इसकी विशेषताओं को हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। पहले जो आदेश दिया गया था 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में कि कंपनी जो है राजनीति भी कर सकती है, प्रशासनिक व्यवस्था भी दे सकती है, राजस्व भी वसूली कर सकती है, न्याय भी कर सकती है। उसमें क्या हो गया कि आप कह दिया कि नहीं, राजनीतिक अलग होगा और वाणिज्यिक अलग होगा, दोनों एक जगह से नियंत्रित नहीं होंगे। राजनीतिक पक्ष को अलग तरीके से देखेंगे, इसकी रिपोर्टिंग आपको ब्रिटिश संसद को करने हैं, और वाणिज्यिक यानी कि जो व्यवसाय कर रहे हैं उसकी भी रिपोर्टिंग आपको करने हैं। और वे दोनों काम अलग अलग हैं, सेपरेटली। इस एक्ट के तहत 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण को अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इसके बाद क्या हुआ? द्वैध व्यवस्था। अब जो होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक होगा जो राजनीतिक मामलों को देखेगा, कंपनी वाणिज्यिक मामलों को देखे। इसके अलावा क्या विशेषताएं हैं इसकी? नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। क्या करे? नियंत्रण बोर्ड को यह पावर दिया गया, शक्ति दिया गया कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में जितने क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपना शासन व्यवस्था चला रखा है उसमें सभी नागरिक और सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे, उसकी जांच करे समय समय पे और उसको देखता करे। यह पावर मिल गया, किसको मिल गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से यानी कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इन दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला यह कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। एक क्या हुआ? एक जो पहले जो कहा गया था कि कंपनी के अधीन होंगे, अब कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसे कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, जिसमें ब्रिटिश का कंट्रोल है। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का पूरा नियंत्रण ब्रिटिश जो कंपनी थी जितना पे वो अपना संचालन करती थी, उसके कंपनी के कार्यों को इसके प्रशासन पर पूरा नियंत्रण हो गया। फिर हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसे 1833 का भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम किसे कहा जाता है अगर पूछा जाएगा तो कहते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम को। चार्टर अधिनियम को क्या बोलते हैं? भारत सरकार अधिनियम। 1833 का सेंट हेलेना एक्ट
याद रखेंगे 1833 का सेंट हेलेना एक्ट था। सेंट हेलेना एक्ट को कहा गया भारत का अधिनियम। यह भारत सरकार को उसके कानूनी कार्यों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से बनाया गया विधि आयोग था, यानी कि लॉ संबंधी एक कमीशन बनाया गया, जिसमें जो है वो न्याय व्यवस्था की देखरेख करेगा। उसे क्या कहा जाता था? 1833 का सेंट हेलेना एक्ट ये आया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही। तो इसमें 3 प्रश्न हमें 3 चीजें आसानी से मिल जाती है कम से कम। पहले शुरू में इसे कहते हैं चार्टर एक्ट, यानी कि 1833 का चार्टर अधिनियम। दूसरा, इसी को बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम। तीसरा, 1833 का सेंट हेलेना एक्ट, इसका काम था कानूनी सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से बनाया गया एक विधि का आयोग। 1833 में देश का नाम सेंट हेलेना दक्षिण अफ्रीका में स्थित ब्रिटिश क्षेत्र का नाम पर रखा गया था। साउथ अफ्रीका जो है वहां पे एक जगह था सेंट हेलेना, उसी के आधार पर इसका नाम सेंट हेलेना एक्ट रखा गया था। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनीज, यानी कि ईस्ट कंपनीज इंडिया चार्टर एक्ट 1813 को पूरा करने के लिए चार्टर एक्ट 1833 को लागू किया गया। इस लेख में चार्टर एक्ट 1833 के गुण और दोष पर चर्चा की गई। थोड़े समय के लिए 1833 का एक चार्टर एक्ट आया था, जिसके आधार पर 1833 लाया गया, और इसमें हम लोग देखते हैं कि 1833 के गुण और दोष पर चर्चा की जाएगी, ये बातें कही गई। अब हम लोग इसकी विशेषताओं को देखते हैं। 1833 अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि इसके पहले बंगाल, मद्रास, उड़ीसा इन क्षेत्रों में गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो अब क्या हुआ कि जनरल गवर्नर जनरल जो बंगाल के हुआ करते थे, जिनके अधीन मद्रास और उड़ीसा वाले भी थे, उसमें क्या किया गया कि अब कह दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसको याद रखेंगे, कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। और वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, जिसके अधीन मद्रास और उड़ीसा दोनों था। लेकिन जब इसे शामिल किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा, तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये बातें याद रखनी है आप लोगों को, क्योंकि गवर्नर जनरल की बात आएगी तो दो बार आ रही है। एक 1773 एक्ट के तहत और दूसरा 1833 एक्ट के तहत, तो आपको याद रखने हैं। इसने मद्रास और बंबई, हाँ हमने उड़ीसा बोल दिया था, मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। अब जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो विधायिका संबंधी मामलों को नहीं देखेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड राइट्स इनके पास हो गए। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल माना गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और इन्हें भारत के गवर्नर जनरल ये थे, या पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीम पावर दे दी गई गवर्नर जनरल को। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। पहले के जो कानून बने हुए थे उसके नियामक कानून कहे गए, और फिर बाद में जो नए कानून बने
उन कानूनों को एक्ट या अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। नए कानून जो बने उनको एक्ट, इसी को हम लोग हिंदी में अधिनियम कहते हैं, कहा गया। इसके बाद इसकी और विशेषताएं क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? यह एक व्यापारिक निकाय थी, इसे समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया ये पूरी तरह से। अब ये प्रशासनिक कार्य को भी देखेगा। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए, इसलिए भी माना जाता है सिविल सेवक, जिसको हम लोग आज IAS बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए, इस प्रकार के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया। इसमें यह कहा गया कि भारत के लोग भी सिविल सेवा में भाग ले सकेंगे, ये कहा गया 1833 एक्ट के तहत। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। अब कोई भी जो भारतीय लोग हैं वो सिविल सेवा के माध्यम से किसी भी पद को हासिल कर सकते हैं। किसमें आया है? 1833 का चार्टर अधिनियम में, याद रखेंगे। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो बोर्ड थी, उन्होंने इसका विरोध किया कि अभी ये ठीक नहीं है, भारत इतना नहीं हुआ, वहां के लोग हमेशा आंदोलन करते हैं, हमेशा विद्रोह करते हैं, इसलिए इस दृष्टिकोण से इन्हें हर पद पे बहाली की छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये बात कही गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। अब हम अगला देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। 13 अगस्त 1853 को ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट 1853 ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने शासन के पिछले कृत्यों और औपनिवेशिक नियंत्रण की बदलती गतिशीलता के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया। क्या क्या इसे चार्टर अधिनियम 13 अगस्त 1853 के जो ब्रिटिश सांसद ने एक चार्टर एक्ट अधिनियम बनाया, जिसको 1853 चार्टर अधिनियम बोलते हैं। ब्रिटिश भारत के इतिहास में इसे एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। ब्रिटिश भारत के संदर्भ में इसने शासन के पिछले कृत्यों, पहले जो शासन किए गए जैसे, और औपनिवेशिक नियंत्रण की जो बदलती गतिशीलता के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया कि सामंजस्य की जरूरत है, क्योंकि भारत और ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है उसमें कन्फ्लिक्ट ज्यादा है, संघर्ष ज्यादा है, इसको कम करने की जरूरत है। ऐसे यहां से व्यापार करने में, यहाँ पे शासन करने में समस्याएं आ रही हैं, तो इसको एक समझौता, एक कड़ी के रूप में माना गया। इस अधिनियम ने भारत पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को और 20 साल तक बढ़ा दिया, जिससे देश पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत हो गया। विधायी और कार्यकारी कर्तव्यों का पृथकीकरण, विधायी और कार्यकारी जो कर्तव्य थे उसका अलग अलग किया गया। संसदीय शक्तियों का विस्तार और सिविल कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं की संस्था सहित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जो लागू 1833 वालों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रोक दिया था, उसे फिर से 1853 में लागू कर दिया गया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किसी भी पद को हासिल कर सकता है जो नियुक्तियों के लिए निकलेंगे। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार को हटाकर और भारतीय लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर लिया और व्यापार और वाणिज्य को उदार बनाने का भी प्रयास किया। जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि इससे ऐसा हुआ कि ब्रिटिश और भारत के मध्य एक कड़ी का काम किया, दोनों में मजबूती बनी, दोनों के संबंध अच्छे बने। तो इसमें भारत में जो धर्म थे, जो संस्कृतियां थी, उसको स्वीकार ब्रिटिश कंपनी ने किया।
इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं, 1853 अधिनियम की विशेषताओं को। तो इसमें हमें क्या मिलता है उसको देखते हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। विधायी और प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य और एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को, असेंबली और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इनके जो परिषद थे उसमें 6 नए और मेंबर जोड़े गए। उन्हें विधान परिषद कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? विधान परिषद। 6 और मेंबर को इसमें शामिल किया गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या किया गया इसमें कि गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, क्योंकि इसमें 6 नए सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। सेम प्रक्रिया जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। जैसे वहां पे असेंबली का मेंबर बनना होता था, कैसे मेंबर बनेंगे, उनके क्या कार्य होंगे, अपने चेयरमैन से, स्पीकर से कैसे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न के कौन कौन से टाइमिंग होंगे, ये सभी चीजों को शामिल किया गया। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति की नियुक्ति कब गई थी? 1854 में। किस लिए? उनका रिकमेंडेशन था मैकाले का कि सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी जाए। कोई भी व्यक्ति सिविल सेवा में शामिल हो सकता है, तो बस उस प्रतियोगिता स्तर पे वो आ जाए। तीसरा, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। इसने कंपनी के शासन को क्या किया? और विस्तार दे दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही, जो इंग्लैंड में राजशाही ही है, के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। संसद में अगर बहुमत से ये मान लिया जाए कि कंपनी के शासन को समाप्त करना है, तो शासन को समाप्त कर दिया जा सकता है। चौथा, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। इसने क्या किया कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो था, उसमें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, मतलब जो लोकल लोग थे, उनकी भूमिका मिलने लगी। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। क्या क्या कहां से किया जाना था? बंगाल पहले से था, मद्रास जो आज का चेन्नई, बंबई आज का मुंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय स्तर के जो शासक थे, उनको इसमें स्थान मिला। तो हम लोग को ध्यान रखना है किसमें मिला? 1853 का अधिनियम में। 1853 जो चार्टर अधिनियम है उसमें ये मिला। इसको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इसको हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज करके देखते हैं और समझने में आप लोगों को ज्यादा आसान होगी, क्योंकि ये अपने आप में काफी क्रिटिकल और काफी शानदार है। इससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथक्करण इसके तहत हुआ। इस कानून ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया, क्योंकि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी
और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया था। मैंने बताया था पिछले में कि विधायी और जो प्रशासनिक था दोनों को अलग कर दिया गया इसी में। और इसलिए भारत में आधुनिक संसदीय प्रशासन शासन प्रणाली की नींव रखी गई 1853 में इसी चार्टर अधिनियम के तहत। दूसरा, संसदीय सरकार की स्थापना। अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के भीतर एक विधायी शाखा की स्थापना की। जो मेंबर थे विधान परिषद के, उनके भीतर विधायी शाखा बनाई गई जो संसदीय मॉडल पर काम करती थी। जो ब्रिटिश संसद का मॉडल था उसी पे काम करती थी। जो संरचना और कार्य प्रणाली में ब्रिटिश संसद के समान थी। ब्रिटिश संसद में जैसे सुनवाई होते थे, जैसे बातें होती थी, जैसे प्रश्न उठाए जाते थे संसद में, वैसे ही भारत में भी प्रारंभ किया गया। किसके तहत? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। फिर शासन का अनिश्चितकालीन विस्तार जो हमने बताया, तो हमने इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया है, आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी होगा। एक प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत जिनमें समय सीमाएं निर्दिष्ट की गई थी, 1853 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को कम कर दिया, क्योंकि इसके तहत एक अनिवार्य कर दिया गया कि निदेशक मंडल के 6 सदस्य क्राउन द्वारा नामित किए जाएंगे, जिससे अधिक सरकारी निगरानी सुनिश्चित हो जाएगी। जो क्राउन होगी, जो वहां की जो शासन व्यवस्था है ब्रिटिश की, जो वहां के रानी है, वो वहां से नियुक्त करेंगी, मनोनीत करेंगी 6 सदस्यों को। फिर भारतीय सिविल सेवा में सभी लोग शामिल हो सकेंगे, इसको हम लोगों ने देखा, ये सिफारिश की गई। स्थानीय प्रतिनिधिमंडल, यानी कि हर राज्य से जहां जहां जो है, जैसे बंगाल, बम्बे, मद्रास और आगरा, यानी कि इसको बोला जाता था उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा से 4 सदस्यों को शामिल करके विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दी गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय हितों को आवाज देना था, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन तक ये बातें नहीं पहुंच पाती थी कंपनी के माध्यम से कि कंपनी के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने थोड़े से सिस्टमेटिक किए कि उनके अगर प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे तो अपनी बातों को रख पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे 1858 से 1947 तक के लिए, तो उस क्लास को नहीं छोड़ेंगे।